नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वीए कैंडस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 पहले ही हमने अपलोड कर दिया है, तो उसकी वीडियो से आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। बाकी इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस हैं, उसका ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा, सिर्फ न्यूमेरिकल के थोड़े बहुत पार्ट रह रहे हैं, तो वो भी वीडियोस हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए बचे हुए टॉपिक्स को हम ख़त्म करते हैं कि आखिरकार जो हमारा थोड़ा बहुत टॉपिक बच गया था उसके बारे में पार्ट 2 इसलिए हमने बनाया। ठीक है, तो दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में थोड़े बहुत जो बचे हैं उसको कौन कौन से आखिरकार करने हैं। ठीक है, तो अक्षमता की अवधारणा ये तो हमने पहले ही कर लिया था। ठीक है, अक्षमता की अवधारणा इसको पहले हमने कर लिया था। अक्षमता के प्रकार तथा अक्षमताओं की प्रकृति, कारण और संज्ञानात्मक अक्षमता के बौद्धिक अक्षमता तथा शारीरिक अक्षमता के बारे में हमने बताया था कि आखिरकार क्या होता है, इनके प्रकार बताए थे हमने। विकार की अवधारणा क्या बताई थी आखिरकार उसके बारे में है। और विकारों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे लक्षण होते हैं, किस तरीके से आखिरकार उनके सिम्टम्स जो होते हैं कैसे पहचाना जाता है, उनके बारे में था। और उनके कौन कौन से कारण थे, आखिरकार किन कारणों से आखिरकार जो विकार होते हैं ये होते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि ADHD, SPD, ASD, ODD तथा OCD के बारे में हमने पूरे तरीके से डिफाइन करके आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, किस तरीके से इसके डिफिनेशंस याद कर लेना और इसके जो फुल फॉर्म्स होते हैं वो भी याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार 1 नंबर के क्वेश्चन में या आधा नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेता है। ठीक है, और चौथा हमारा है क्षमता शिष्टाचार। ये हमारा शिष्टाचार, ये हमारा जो टॉपिक है फोर्थ टॉपिक ये हमारा रह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। और पांचवा हमारा है विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए सारी क्रियाओं के क्या क्या लाभ होते हैं। आखिरकार जो दिव्यांग व्यक्ति, विकलांग जिसे कहते हैं, हम दिव्यांग नाम इसको घोषित कर दिया गया है ताकि उनको बुरा ना लगे, काफ़ी ताकि उनको थोड़ा गर्व महसूस हो, इसलिए हम उनको दिव्यांग कहते हैं विकलांग की जगह पे। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से इनके लाभ होते हैं, किस तरीके से आखिरकार सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं और इनको कहाँ कहाँ ज़्यादातर छूट मिलती है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और छठा हमारा आखिरी टॉपिक है विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की कौन कौन सी आखिरकार जो रणनीति होती है ना उनके प्रति करेंगे। आखिरकार जो खेल होता है ना उसके दौरान कौन कौन सी उनके लिए ऐसी रणनीतियाँ बनाई जाती हैं उनके प्रति, तो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला है 4 टॉपिक का अक्षमता शिष्टाचार क्या होता है। आखिरकार जो अक्षमता शिष्टाचार है ना ये है क्या, आखिरकार कहते किसको हैं अक्षमता शिष्टाचार। पहला हमारा पॉइंट समझते हैं कि आखिरकार है क्या ये। ठीक है, अक्षमता शिष्टाचार होता क्या है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो होते हैं दिव्यांग और विकलांग व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए ही ये इस्तेमाल यूज़ किया जाता है शब्द की। आखिरकार जो अक्षमता व्यक्ति होते हैं, अक्षमता का अर्थ ये होता है कि उन जो मेन व्यक्ति होता है, मतलब एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य को नहीं कर पाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जैसे काम कर लेता है आसान तरीके से, उस काम को वो व्यक्ति जो होते हैं काम नहीं कर पाते हैं, उसे ये अक्षमता शिष्टाचार कहा जाता है। आइए इसकी देखते हैं, लाइन वाइज समझते हैं क्या है। यहाँ वे सिद्धांत हैं जिनका हमें तब ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी अक्षम व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। यानी कि जो कभी भी हम मान लीजिए कि किसी का हाथ टूटा है, किसी को कम सुनाई देता है या फिर कोई बोल नहीं सकता या फिर मतलब किसी को दिखाई नहीं देता, तो उनके संपर्क में जब भी आते हैं हम, तो उनके साथ ऐसा बिहेवियर करना चाहिए हमें कि आखिरकार उनको लगना चाहिए कि हाँ कुछ मतलब कोई हमारी हेल्प कर रहा है या फिर हमारी तरह बात कर रहा है, हमें कुछ अलग सा फीलिंग नहीं आ रहा, अलग सा मतलब कुछ बुरा नहीं लग रहा है, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो उनके संपर्क में जब भी हम आते हैं तो उनसे अच्छे से हमें बात करना चाहिए, अच्छे से उनसे पेश आना चाहिए। ठीक है, उनसे बर्ताव अच्छा करना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बारे में है ये। तो दूसरा पॉइंट हमारा है उचित शब्दों का चयन कीजिए। चयन करना मतलब उचित शब्दों का सही से इस्तेमाल करना, उनको काफ़ी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, ऐसे अभद्र शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके बारे में। ठीक है, और हमें असक्षम व्यक्ति के लिए दिव्यांग शब्द अथवा व्यक्ति अक्षमता के साथ शब्दों का प्रयोगिता करनी चाहिए। यानी कि जो शब्दों की प्रतियोगिता है ना, प्रयोगिता जो है ना उसका सही से उपयोग करना चाहिए ताकि उनको बुरा किसी तरीके से लगे ही ना। ठीक है, और तीसरा हमारा है सहायक की सहायता के बिना दिव्यांग व्यक्तियों से बातचीत करनी चाहिए। यानी कि जो मान लीजिए वो व्यक्ति बात भी नहीं करना चाहता ना, तो हमें कभी कभार बात करनी चाहिए, कहाँ जाना है आपको, किस तरफ जाना है, मैं क्या रोड क्रॉस करवा दूँ या फिर कुछ और किसी प्रकार की नीड हो, उनको हेल्प हो, तो उसकी हमें सहायता करनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और हाथ मिलाना चाहिए उनसे। ठीक है, सही से उनके साथ पेश आना चाहिए, ध्यानपूर्वक उनके संपर्क में आना चाहिए और अपनी पहचान, यहाँ पॉइंट ले दिया, यहाँ पर अपनी है, अपनी पहचान तथा साथ में आए
दूसरे व्यक्तियों की, लोगों की पहचान जो है दिव्यांग व्यक्ति को अवगत करानी चाहिए। यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति जो भी है, उनके साथ में जो मान लीजिए आपके दोस्त भी हैं और आप भी हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं इंट्रोडक्ट कराना चाहिए, अपने आप को इंट्रोडक्शन कराना चाहिए, ताकि उनके बारे में भी कुछ ना कुछ पता चलनी चाहिए कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, वो व्यक्ति उसके बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी आपको बतानी चाहिए, ताकि उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा और फीलिंग्स लगे कि हाँ, मैं एक अकेला व्यक्ति नहीं हूँ कि इस संसार में कि सबसे अलग रह रहा हूँ, कि उनको फीलिंग ऐसा लगे कि हाँ, हमारे साथ हैं कुछ व्यक्ति जो हैं, खड़े हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, हमसे मिलते जुलते हैं, काफ़ी हमें रिलेटिव जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उनके बारे में। और 7वां पॉइंट हमारा है, दिव्यांग व्यक्ति को सभा में ठीक प्रकार से संबोधित किया जाना चाहिए, जैसे दूसरे लोगों को करते हैं। यानी कि जो आम व्यक्ति की तरह हम दूसरों को सभा में व्यक्त करते हैं, वैसे ही हमें भी इनको व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, प्रस्तुत करना चाहिए। और 8वां हमारा है, जब तक आपके द्वारा दी जाने वाली सहायता को अक्षम यानी कि अक्षम व्यक्ति न स्वीकार करे, तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी कि कोई भी वस्तु सामान हम जब दे रहे हैं तो हमें उससे एक बार मतलब परमिशन लेनी पड़ती है, हाँ जी सर आपको दे दें या ना दे दें। मतलब एक तरीके से होता नहीं है कि आपको चाहिए कुछ खाना पीना ले लो, कहीं भी दुकान में जाते हैं तो कोई ना कोई मतलब इतनी हमदर्दी तो लोगों में होती है कि किस तरीके से आखिरकार जो व्यक्ति आ रहा है, मान लीजिए विकलांग है, कुछ रोड पास करा देता हूँ, रोड क्रॉस करा देता हूँ, या कुछ और मतलब किसी भी प्रकार की खुद नीड है तो ज़रूरत हो तो इस तरीके से उसकी हेल्प कर सकें। ठीक है। और 9वां हमारा है, व्हील चेयर जैसे बैठे हुए व्यक्ति की पीठ, कंधे आदि पर दया दिखाएं और उनको थपथपाना नहीं चाहिए। यानी कि जो दया दिखाना, थपथपाना नहीं चाहिए, ताकि उनको किसी तरीके से ऑटोक्रेट करके बुरा ना लगे, बुरा प्रभाव ना पड़े उनके ऊपर। ठीक है। और आगे देखते हैं, 10वां पॉइंट हमारा है, व्हील चेयर पर नहीं झुकाना चाहिए। यानी कि जो व्हील चेयर है उसके ऊपर कभी भी हमें उस व्यक्ति को झुकाना नहीं चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभ। यानी कि जो मान लीजिए जैसे खेल कूद के दौरान कुछ बच्चे जो होते हैं, दिव्यांग व्यक्ति होते हैं कुछ मान लीजिए, तो उनके लिए कौन कौन से आखिरकार जो शारीरिक क्रियाएं हैं ना, कौन कौन सी करनी चाहिए उनको, क्या क्या और इससे क्या क्या लाभ होता है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा है शारीरिक सुधार। यानी कि जो शारीरिक सुधार है ना, उनके अंतर्गत किस तरीके से शारीरिक सुधार करने के लिए कौन कौन से आखिरकार परिवर्तन लाना चाहिए उनके अंतर्गत, इसके बारे में। ठीक है। एकाग्रता में सुधार, यानी कि उनकी जो एकाग्रता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार लाने चाहिए। लचक में सुधार आना चाहिए, यानी कि जो लचक है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, उसको लानी चाहिए। शक्ति में सुधार, यानी कि शक्ति जो है एक हिसाब से उनके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, उसको हाई करना चाहिए उनके अंतर्गत। ठीक है। सहनशीलता में सुधार, यानी कि जो सहनशीलता है, क्षमता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आनी चाहिए। इनकी किसी भी प्रकार मतलब बार बार गुस्सा नहीं होना या कुछ और नहीं होना, उसके बारे में। ठीक है। और 5वां हमारा है हृदय संबंधित सुधार। जो हृदय संबंधित सुधार है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होती है, तो उनको कहीं ना कहीं हिसाब से इससे जो व्यायाम है, जो आसन होते हैं, उसको करवाना चाहिए। और 6वां हमारा है, मोटापे से पीड़ित होने की संभावना कम हो जाती है इन सभी क्रियाओं को करने से। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट है 7वां, अस्थि घनत्व को बनाए रखना चाहिए। यानी कि जो घनत्व है ना उनका, किस तरीके से उनको एक हिसाब से ना मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन रूप से रखना चाहिए कि हाँ आखिरकार आपको ये क्रिया आप करनी है, वो क्रिया आप करनी है। इतना ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट उनको समझा देना होता है कि वो सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं ना उनको आसान तरीके से कर सकें। और 8वां हमारा है अच्छी शारीरिक पुष्टि। ठीक है। और 9वां हमारा है, जोड़ों को सूक्ष्म काम होते हैं, यानी कि जो जोड़े होते हैं उनको सूक्ष्म काम दिए जाते हैं। और 10वां हमारा है, तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता में सुधार करना। यानी जो तंत्रिका तंत्र जिसे हम मेरुरज्जु के नाम से भी जानते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करना, उसके लिए एक्सरसाइज करवाना, और उससे रिलेटेड जो हमारे फास्ट होते हैं, उनको फूड होते हैं, उनको खिलाना, ये काफ़ी ज़्यादा शारीरिक सुधार में काफ़ी ज़्यादा शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और उनको ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए ताकि उनके अंतर्गत किसी प्रकार की कमी ना रह सके, दिव्यांग व्यक्ति होते हुए भी। ठीक है। आगे देखते हैं, मानसिक सुधार। यानी कि जो मानसिक सुधार है, इससे किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि मनोदशा में सुधार करना चाहिए, सुयोग्यता में सुधार करनी चाहिए, अवसाद तथा चिंता के स्तर में कमी आनी चाहिए। यानी कि ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए मानसिक सुधार के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं,
अगला हमारा थर्ड है पॉइंट आत्मसम्मान, यानी कि तो आत्मसम्मान है ना उनको किस तरीके से मिलना चाहिए, कैसे आखिरकार जो आत्मसम्मान मिलता है दूसरे व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को, तो उनको किस तरीके से मिलना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, स्वयं क्षमता में बढ़ोतरी करके, यानी कि स्वयं वो खुद भी कर सकते हैं, खुद भी बढ़ोतरी कर सकते हैं अंतर्गत, हाँ मैं ऐसा हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, या कुछ भी उनके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए उनका, बीमारी होने की संभावना में काफ़ी ज़्यादा कमी आनी चाहिए, यानी कि उनको बीमारी जो है बहुत ही कम होनी चाहिए, वो उनको जो इम्यूनिटी सिस्टम अपना काफ़ी ज़्यादा हाई करना पड़ेगा ताकि उनको वो जो है कम से कम बीमार हो सकें। ठीक है, और चौथा हमारा है व्यक्तित्व को बढ़ाना अथवा व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति है ना उनसे मिलना चाहिए जो दूसरे व्यक्तियों से, ताकि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो व्यवहार है दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आ सके और काफ़ी ज़्यादा उनका विकास हो सके, काफ़ी लोग उनको जान भी सकें कि आखिरकार जो ये व्यक्ति है उससे किस तरीके से बात करना चाहिए, किस तरीके से उसके साथ रहना चाहिए, कैसे उनके जो रिलेटिव है उनसे बातचीत कराना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ। ठीक है, तो उसके बारे में है। आगे देखते हैं, चौथा हमारा है सामाजिक लाभ, यानी कि जो सामाजिक लाभ है इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये सामाजिक लाभ किस तरीके से आखिरकार उनको लाभ मिलता है उनके बारे में। ठीक है, नए अनुभव प्राप्त होना, यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं ना, मान लीजिए किसी भी इलाके में जाते हैं तो एक तरीके से नया अनुभव उनको पैदा होता है, नया अनुभव लगता है कि हाँ मैं इस इलाके में नया आया हूँ तो मुझे इसके बारे में पहली बार पता चला है, उसका एक तरीके से नया अनुभव हुआ है। ठीक है, नए दोस्त बनाना उनके लिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि नए दोस्तों को बनाते हैं। आज़ादी का अनुभव होना, ठीक है, आज़ादी, खुले आज़ाद में जाना, घूमना, पहाड़ी इलाके में मान लीजिए जा रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, आसान, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मैं अच्छी जगह पे आया हूँ। ठीक है, और दोष रोपण से बचाओ, यानी कि दोष जो मतलब थोड़े बहुत जो अलग ही टाइप के बंदे होते हैं या फिर कुछ अलग बीमारियां होती है तो उनसे किस तरीके से उनका बचाव करना चाहिए। ये समाज में मतलब कुछ लोग होते हैं जो द्रव्य व्यवहार की तरह मतलब अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करते हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। छठा हमारा है विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए सारी क्रियाओं का निर्धारण करने की कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं कि आगे जो रणनीतियाँ होती हैं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है पूर्व डॉक्टरी जांच, यानी कि जो मान लीजिए जो रणनीतियाँ होती हैं, खेल मान लीजिए खेल हो रहा है तो उसके दौरान जो रणनीतियाँ होती हैं गेम के दौरान, तो उसको करना एक हिसाब से जो फिजिकल टेस्ट होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है खिलाड़ी को इसके लिए। ठीक है, अगर कोई भी नुकसान निकल जाता है तो उसको खिलाड़ी को बाहर भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहला है पूर्व डॉक्टरी जांच, यानी कि डॉक्टरी की अच्छी तरीके से उसकी जांच की जाती है, डॉक्टर करते हैं। ठीक है, पूर्व अनुभव, यानी कि जो उनका जो एक्सपीरियंस है उसको लिया जाता है, और रुचि कैसी है, उनके अंतर्गत क्षमता कितनी है, और रूपांतरित उपकरण कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में। और छठा हमारा है उपयुक्त वातावरण, यानी कि जो वातावरण है किस तरीके से है उसके बारे में कि किस वातावरण में वो रहते थे, कैसा उनका व्यवहार है। ठीक है, कैसे समाज में रहते थे उनके बारे में। ठीक है, और सातवां पॉइंट है रूपांतरित नियम, यानी जो रूपांतरित नियम है उनके बारे में है। और आठवां है अनुदेश में विविधता, यानी कि अनुदेश में विविधता की जाती है, और साधारण से मुश्किल की ओर, यानी कि साधारण से मुश्किल की ओर, ये एक पॉइंट है उसके बारे में। ठीक है, और 10वां हमारा है सभी अंगों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि उनके अंतर्गत जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके अंतर्गत सभी प्रकार के जो अंग होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। और 9वां जो है आंतरिक देखभाल, यानी कि जो आंतरिक देखभाल है इसके प्रति हमें काफ़ी ज़्यादा उनकी जो आंतरिक देखभाल है उसको काफ़ी ज़्यादा हमें सुधार करनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का जो पार्ट है, थोड़ा बहुत हमारा फर्स्ट चैप्टर में बच गया था, उसका मैंने करवाने का यहाँ पर कोशिश किया आप लोगों को कि आखिरकार जो 10 टीमों का फिक्चर तैयार करो और नॉकआउट के आधार पर, यानी कि नॉकआउट के आधार पर 10 टीमों का जो फिक्चर है उसको कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आखिरकार जो हमारे पास 10 टीमें हैं उनका फिक्चर नॉकआउट के आधार पर कैसे तैयार किया जाता है। यानी कि मैंने कुछ टॉपिक्स जो हैं पहले ही आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में समझा दिया अच्छे से, तो उसके जो फिक्चर तैयार करने की विधि है ना वहाँ से भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है मुश्किल होता है करना। ठीक है, तो काफ़ी आसान है वैसे, लेकिन एक बार समझ आ जाएगा आप लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इसको करने में। ठीक है, तो यहाँ पर कुल टीमें हमें दे रखी हैं 10। ठीक है, कुल टीमों की संख्या हमारे पास 10 थी, और बाई जो हमारे पास थी, जैसे कि 2-2 करके हम बाई निकालते हैं तो यहाँ पर कितने राउंड ऑफ कर देते हैं, जैसे कि 2 और 2 4 यहाँ पे आ गया, और 4 दूनी कितना होता है 8, और 8 दूनी कितना होता है 16, यानी कि हमारे पास कुल बाई आ गया 16 में से हम कुल टीमों को माइनस कर देते हैं जिससे हमारा कि बाई आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो बाई आ गया कुल टीमों की संख्या का जो बाई है वो हमारा 6 आ गया। ठीक है, और आगे देखते हैं
क्योंकि कुल मैचों की संख्या, यानी कि जो कुल मैचों की संख्या हमारे पास कितनी थी, टोटल 10 थी, ठीक है, और बाई हमारा प्राप्त हुआ है 6, ठीक है। तो n-1 कर दे देंगे, n-1 जो होता है सम संख्या के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो n-1 जो होता है सम संख्या के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर हमारा जो कुल मैचों की संख्या है ये है 10 है, और -1 कर देंगे तो कुल मैचों की संख्या हमारी आ जाएगी 9, ठीक है। यहाँ पर टोटल कुल मैचों की संख्या आ गई। इसका मैंने आप लोग को फिक्चर बना के तो नहीं दिखाया है, फिक्चर हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने पहले कंप्लीट कर दिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा, तो वीडियोस आप देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का ये मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल का पार्ट उठाया कि आप लोगों के लिए आखिरकार जो ये आ जाता है कभी कभार कि कुल मैचों की संख्या निकालिए, 1 नंबर का क्वेश्चन में आ जाएगा ऐसे कि कुल मैचों की संख्या निकालिए कि आखिरकार जो हमारे पास 16 मैचें हैं तो उनकी कुल मैचों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो n-1 कर देंगे तो कुल मैचों की संख्या हमारी आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने उठाया यहाँ से, कि सेकंड क्वेश्चन आखिरकार हमारा है 16 टीमों का नॉकआउट फिक्चर तैयार कीजिए और 4 टीमों को सीडिंग प्राप्त है, यानी कि जो 4 टीमें हैं उसके अंतर्गत 4 टीमों को सीडिंग प्राप्त है। तो इसको कैसे किया जाता है, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन नहीं कराया था, तो अभी मैं करा रहा हूँ क्योंकि फोर्थ चैप्टर में भी इसका थोड़ा बहुत पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास कुल टीमें कितनी हैं, 16 हैं, ठीक है। ध्यान से करना कि आखिरकार जो कुल टीमें हमारे पास है 16 हैं, और सीडिंग टीमें कितनी हमारे पास 4 हैं, यानी कि कुल टीमों को सीडिंग से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुल टीमों की संख्या जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो कुल टीमों की संख्या माइनस में सीडिंग की टीमों की संख्या, तो 16 - 4 आ गया। तो बाई हम किसका निकालेंगे, यानी कि जो 16 है ना उसका हम बाई निकालेंगे किस तरीके से, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हमें ये मतलब कि जो हमें टीमें दी गई होती है ना, या फिर उसके बाहर आनी चाहिए, जैसे कि 12 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो ले नहीं सकते हम क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, हमें 16 लेना होगा। जैसे कि हमारे पास 12 टीमें हैं तो हमें 16 ही लेना पड़ेगा, उसके आगे लेना पड़ेगा या फिर उससे आगे ही लेना पड़ेगा, कम तो लेना नहीं होता, इसमें आगे ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास कुल 16 - 12 = 4 बाई आ गई, ठीक है। आइटम 4 12 बाई आ गई, तो 12/2 मतलब 12 भागे 2, टोटल हमारे पास आ गया 6, यानी कि जो हमारे कुल टीमों की संख्या होगी वो 6, मतलब सीडिंग को माइनस करने के बाद हमें जो संख्या है वो हमारी 6 प्राप्त हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, ये बहुत ही कम पूछा जाता है वैसे। जो फिक्चर तैयार करने की विधि है वो सेम टू सेम वही रहेगी, फिक्चर के तैयार करने की विधि, लेकिन आप लोगों को सिर्फ राउंड देखना है कि आखिरकार जो राउंड है ना वो कितना लग रहा है, ठीक है। क्योंकि राउंड के आधार पर ही आप लोगों को बनाना होगा कि आखिरकार जो हम ऐसे बनाते हैं करके कि हाँ ये टीमें जुड़ गई, ये टीमें जुड़ गई, ये टीम ऐसे जुड़ गई, तो इसे राउंड 1 देते हैं, राउंड 2 देते हैं, राउंड 3 देते हैं, इसको ऐसे करके बनाना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, 6 टीमें हैं, ठीक है, 6 टीमों का साइक्लिंग फिक्चर है, लीग तैयार करो, यानी कि जो साइक्लिंग फीचर तैयार करो, लीग तैयार करो। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में नहीं कराया था, इसलिए फोर्थ चैप्टर में करा रहा हूँ आप लोगों की कि आखिरकार जो 6 टीमें हैं ना उनका साइक्लिंग फीचर लीग कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो सम और विषम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कि आखिर का जो सम होता है, सम के लिए n-1 होता है, 6 - 1, यानी कि यहाँ पर कुल टीमों की संख्या हमारे पास निकल जाती है, और विषम के लिए केवल n होता है, यानी कि कुल टीमों की संख्या जो होती है केवल n ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिर जो हमारे पास 6 टीमें टोटल थी, ठीक है। कुल टीमों की संख्या n-1/2, यानी कि यहाँ पर हमारी टोटल आ गई 6 हमारी टीमों की संख्या है, और 6 - 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 5 हो गया, 5 6 30, यानी कि 6 आ जाएगा, तो 30/2 करेंगे तो 15 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो 15 राउंड ये निकालेंगे, ठीक है। राउंड करके ये है कि साइक्लिंग फीचर के राउंड होते हैं, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने यूज़ किया कि अगर कुल टीमों की जो संख्या है 6 है तो -1 करके 1 करके 5 आ जाएगा, तो यानी कि हमारी कुल टीमों की संख्या जो है वो 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बनाया भी है कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, या राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 करके मैंने समझाने का कोशिश किया आप लोगों को कि आप आगे भी राउंड हो सकते हैं, जैसे कि 4 राउंड हो गए, 5 राउंड हो गए। तो आखिरकार ये साइकिलिंग के रूप से कैसे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, साइकिल चलता रहता है ना, तो किस तरीके से ये घूमते रहते हैं, उनका आखिरकार जो प्रभाव पड़ता है ना किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आखिरकार A, B, C और D और E, F, मैंने A, B, C, D एक तरीके से यहाँ पर सीक्वेंस से लिया है। तो आखिरकार ये राउंड चल रहा है, तो राउंड किस तरीके से ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है, घूम सर्कल की तरह ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे परिवर्तित होते जा रहे हैं, जैसे कि हमारा
भले ए यहाँ आया था, पहले स्टार्टिंग में था लेकिन यहाँ पे आ गया, अब बी यहाँ पे आ गया, ठीक है, एफ यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया और ई यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये घूमता रहता है, राउंड ऑफ करके अच्छे से, मतलब ये एक हिसाब से इसकी प्रक्रिया जो होती है सीधे चलती ही रहती है, ठीक है। और थर्ड राउंड में भी आप देखेंगे कि हमारा जो ई था, ई हमारा फर्स्ट पे आ गया, और सी जो था पहले यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पे आ गया, और जो हमारा डी था ये हमारा लास्ट में था लेकिन हमारे यहाँ पर पहले आ गया, और ए हमारा यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया हमारा पहले, ठीक है। और जो बी है और हमारा जो एंड में था, अब हमारा बी जो है यहाँ पे आ गया, और एफ जो है यहाँ पर कॉमन रूप से एक चीज़ आप लोग देखना है कि यहाँ पर जो राउंड ऑफ तो चल रहा है, ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है कि हमारी जो बी है ना, सॉरी जो एफ है ना, एफ ना सेम है, एकदम से सेम कंडीशन जो है एफ आ रही है, हमारी सेम कंडीशन आ रही है। इसका मतलब क्या है, जो राउंड ऑफ है ना ये बिल्कुल सही चल रहा है, और इसी प्रकार से ये राउंड ऑफ की जो प्रक्रिया होती है उसको किया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको आप समझ लेना, 1 से 2-3 बार कम से कम वीडियो देखना और उसके बाद में समझना, क्योंकि बुक्स में भी दे रखी है तो वहाँ से भी आप लोग 2-4 क्वेश्चन उठा के करना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है, तो आप अच्छे से कर लेना, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, काफ़ी आसान है ये, ठीक है। तो हमारा 4th चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ आया हो। वीडियो एक बार समझ नहीं आएगा तो कम से कम 2 बार आप कम से कम वीडियोस को ज़रूर देखना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, किस तरीके से लगी। बाकी हमारा जो ऑलमोस्ट चैप्टर 4 है सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो न्यूमेरिकल के जो चैप्टर 1 के जो कुछ न्यूमेरिकल के पार्ट बचे थे उसको भी मैंने कंप्लीट करा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। बाकी चैप्टर्स के जो चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से, तो उसके भी न्यूमेरिकल आपको कुछ रह रहे हैं टॉपिक्स, उसके बाकी करवा देंगे। बाकी थ्योरिकल पार्ट और सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।